अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी बच्चे फ़ौक़ाना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अहम खुशखबरी है कि इस सवाल को याद कर लें, ताकि आप वहाँ पर जाके अपना परिचय सही से दें, अपना एग्ज़ाम सही से दें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या कहता है सवाल नंबर 1, सूर सागर और सूर सारावली किसकी लिखी हुई है? सूर सागर और सूर सरावली किसकी लिखी हुई ग्रंथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा सूरदास। सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, साहित्य लहरी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? इसका जवाब होगा ख, यानी सूरदास। अगला सवाल है, वात्स्य और श्रृंगार से श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए में है सूरदास, बी में रहीम, सी में तुलसीदास, डी में है कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क, यानी सूरदास। अगला सवाल है, सूरदास की कविता किस भाषा में है? इसका सही जवाब हो जाएगा गो, ब्रज भाषा में। अगला सवाल है, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुराइनी सात रहत जल भीतर, तारह देह नादागी। यह पद किस कविता से लिखी गई है? तो यह पद जो है सूरदास के भ्रम गीत से लिखी गई है। अगला सवाल है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य थे। अगला सवाल है, 6 नंबर सवाल है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक कौन प्रसिद्ध है? तो सूरदास ही प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है, सूरदास कहाँ रहते थे? सूरदास जो है वो कहाँ रहते थे? तो पहला कहाँ हो जाए, 7वां का हो जाएगा क। अगला है, सूरदास का निधन कब हुआ, यानी इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल हो गया इसका 1583 में। 1583 में सूरदास का निधन कब हुआ? तो 1583 में। सूरदास का निधन कहाँ हुआ था, यानी इंतकाल कहाँ हुआ था, यानी वो कहाँ मरे थे? तो मरे थे पारसौली में, पारसौली। 10वां सवाल है, कवितावली, गीतावली और दोहावली किसकी रचना है? कवितावली, गीतावली और दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की, तुलसीदास की रचना है। अगला सवाल है, विनय पात्री और कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? यह है तुलसीदास। कौन सा है? तो विनय पत्रिका और कृषि गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला सवाल है 12वां, तुलसीदास की रचना किस भाषा में है? तुलसीदास की रचना है अवधी और ब्रज भाषा में। 13वां सवाल है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? जिसकी रचना है वो है अवधी में। अगला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? यानी तुलसीदास जो है उनका जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 में। अगला सवाल है 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में किसका जन्म हुआ था? सवाल क्या है 15 में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में किसका जन्म हुआ था? इसका सही जवाब है तुलसीदास का ही जन्म हुआ था। अगला है 16 नंबर, मानव मुनियों के उपासक कवि थे? कौन थे? तुलसीदास थे। अगला सवाल है 17 नंबर, रामचरित मानस
किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? सही जवाब होगा तुलसीदास की। अगला सवाल 18 नंबर है, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किस भाषा में है? इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। अगला सवाल है, किस रचना के मुख्य छंद चौथाई है? इसका सही जवाब है रामचरितमानस। 20वां सवाल क्या कहता है, किसकी रचना गेय पदों में हुई? किसकी रचना गेय पदों में हुई थी? विनय पत्रिका में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है 21 नंबर पे, तुलसीदास का देहावसान यानी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? काशी में। कहाँ हुई थी? काशी में। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो 1623 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो काशी में। 23वां सवाल है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही जवाब है रामचरितमानस के बाल कांड से। अगला 24वां सवाल है, देव के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो देव के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देव के प्रमुख ग्रंथ क और ख दोनों है, यानी रस विलास और भाव विलास दोनों हैं। अगला सवाल है 15 नंबर में है, काव्य रसायन और भवानी विलास किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? इसका सही जवाब है देव के द्वारा। अगला सवाल है 26वां नंबर पे सवाल है, देव की मृत्यु कब हुई? तो देव जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1767 में। देव किस काल के प्रमुख कवि थे? यानी देव जो हैं किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो ये हैं रीतिकाल। देव किस काल के प्रमुख कवि थे? रीतिकाल के। अगला 28वां सवाल है, देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका था अलंकारिकता और श्रृंगारिकता दोनों था। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता दोनों था। और उसके बाद है 29वां सवाल कहता है क्या, देव का जन्म कहाँ हुआ था? देव का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो देव का जन्म हुआ था इटावा, उत्तर प्रदेश में जो है इटावा, उसी में हुआ था। अगला 23वां सवाल है, देव का जन्म किस सन में हुआ? यानी देव का जन्म कब हुआ था? किस ईस्वी को हुआ था? इसका हुआ था 1673 में। अगला 31वां सवाल है, देव का पूरा नाम क्या था? तो देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। अगला 32वां सवाल है, देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 52 और 72 दोनों थी। अगला सवाल है 33वां, देव के कविता पर रीझ कर किसने लाखों की संपत्ति दान की? किसने की थी? तो भोगी लाल ने। किसने की थी? भोगी लाल ने। किसने की थी? भोगी लाल ने। अगला 34वां सवाल है, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस काव्य कृति के लिए दिया गया? तो ये जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था? झरना के लिए। किसके लिए? झरना के लिए। अगला सवाल है 35वां है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी काव्य कृति है? जयशंकर प्रसाद जो है इनमें से कौन सी काव्य कृति है? तो इसका जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब है क्या? कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है 36वां सवाल है, आंसू लहर और कामयानी किसकी काव्य कृति है? आंसू लहर और कामयानी किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद उत्तर। जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है
37वां सवाल है अजात शत्रु चंद्रगुप्त संकट गुप्त और घुसवामिनी किसके द्वारा लिखित है नाटक है? ये जो है जयशंकर प्रसाद की। 38वां सवाल है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इनमें से कौन सा उपन्यास है? इसका सही जवाब है क, ख और ग, दो तीनों है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। कंकाल भी है, तितली भी है और इरावती भी है। ये 39वां सवाल है आकाशदीप आंधी और इंद्रजाल किसके द्वारा रचित कहानी संग्रह है? ये जो है किसके द्वारा है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 40वां सवाल है आत्मकथा किसकी रचना है? आत्मकथा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला 41वां सवाल है आत्मकथा पहली बार किस आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी होगा यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा हंस। 42वां सवाल है रीतिकालीन कविता का संबंध ... से था, यानी किससे था? रीतिकाल कविता का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रीतिकाल के संबंध दरबारों से। किससे? दरबारों से था। अगला 43वां सवाल है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद किस काव्य प्रकृति के प्रमुख कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य प्रकृति के प्रमुख क्या थे? कवि थे। 46वां सवाल है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ, यानी इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल हुआ था 1937 में। कामयानी किसके द्वारा रचित काव्य कृति है? कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला की मृत्यु किस सन में हुई? तो ये 1961 में हुई थी। अगला सवाल क्या कहता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी के विचार किससे मिलते हैं, यानी किससे मिलते हैं? तो ये जो मिलते थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, यानी दोनों से मिलते थे। अगला सवाल है 50वां सवाल है अनामिका और परिमल किसकी काव्य रचनाएं हैं? सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 51 नंबर पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं इनमें से कौन सी है? क्या है? गीतिका, ख में कुकुर मुत्ता, ग में नए पत्ते, डी में है इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है उत्साह के रचयिता कौन है, यानी उत्साह के लिखने वाले कौन है? तो उत्साह के लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है 53 सवाल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था बंगाल के महिषादल में। अगला सवाल है 54 नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1899 में। छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया? तो ये क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है 56 नंबर पे अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? यानी अट नहीं रही है एक कविता है, उसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला सवाल है 57 नंबर पे निराला रचनावली साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 खंडों में प्रकाशित है। 58 नंबर पे है निराला रचनावली नामक साहित्य के रचनाकार कौन है? यानी निराला रचनावली नामक साहित्य जो भी है उसके लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले हैं, इसके मालिक हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला है 59 नंबर पे
नागा नागार्जुन को साहित्यिक योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार नवाजा गया? तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार नवाजा गया था? यानी हिंद अकादमी पुरस्कार, ख में दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार और ग में उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार। ये इनको तीनों मिला था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, घ हो जाएगा। 60 में सवाल नंबर 60 है इसका, नागार्जुन मातृभाषा मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो ये जो है किस नाम से है? ये क्या कहते हैं, यात्री के नाम से है। 61 में नागार्जुन को व्यंग्य में माहिर होने के कारण किसकी उपाधि दी गई है? तो ये जो दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है? आधुनिक कबीर की। उसके बाद है 62 नंबर पे, फसल नामक शीर्षक कविता के कवि कौन है? फसल नामक एक कविता है, उसके कवि कौन है? तो उसके कवि हैं नागार्जुन। अगला सवाल है, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं नागार्जुन। 64 में सवाल किया जा रहा है कि नागार्जुन का निधन यानी इंतकाल कब हुआ था? नागार्जुन का इंतकाल कब हुआ था? तो 1998 में। अगला 65वां सवाल है, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृति इनमें से कौन सी है? तो प्रमुख काव्य कृति इनमें से क्या है? पहला में है युग धारा, ख में है सतरंगी पंखों वाली, ग में है हजार बाहों वाली। सही जवाब है इनमें से सभी, यानी ख घ। उसके बाद हो जाएगा 66 में, तुमने कहा था और पुरानी जूतियों का कोरस किसकी काव्य कृति है? तुमने कहा था और पुरानी जूतियों का कोरस किसकी काव्य कृति है? तो ये है नागार्जुन का। किसका है? नागार्जुन का। उसके बाद है 67वां सवाल है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने किसके द्वारा रचित कविता के कवि कौन है? इसके कवि हैं नागार्जुन रचनावली नामक उपन्यास कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में है? तो ये है 7 खंडों में। उसके बाद है, मैथिली भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया था नागार्जुन को। अगला सवाल है 76 नंबर पे सवाल है, साहित्यिक योगदान के लिए बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ग, यानी नागार्जुन को। अगला 71वां सवाल है, नागार्जुन का जन्म किस सन में हुआ था? इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1911 में। अगला सवाल है 72 में, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बिहार के दरभंगा जिला में। 73वां सवाल है, नागार्जुन का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका हुआ था सतलखा गांव है, उसमें हुआ था। 74वां सवाल है, नागार्जुन का असल नाम क्या था? तो असल नाम था इसका वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का असल नाम वैद्यनाथ मिश्र। अगला 75वां सवाल है, नागार्जुन श्रीलंका कब गए? यानी नागार्जुन जो है वो किसी सिलसिले में कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। तो वो कब गए थे? तो गए थे 1936 में। अब नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के लिए कहाँ गए? तो इसके लिए गए थे श्रीलंका ही गए थे वो। अगला सवाल है 77वां सवाल है, शीला पंख चमकीले और भीतरी नदी के यात्री यानी काव्य संग्रह किसकी प्रमुख रचना है? तो ये जो है गिरिजा कुमार माथुर की। अगला सवाल है 78वां, जन्म कैद नामक नाटक किसकी रचना है? जन्म कैद नामक नाटक जो है वो किसकी रचना है? तो इसके रचयिता जो हैं वो कौन है? गिरिजा कुमार माथुर।
अगला सवाल है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किस प्रकार की कविता है। ये जो है किस प्रकार की है, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक। 80 नंबर पे सवाल है, नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं। यानी 80 नंबर पे है, नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं। ये माने जाते हैं रोमानी के। अगला 81 नंबर पे सवाल है, सीमाएं और संभावनाएं नामक कविता किसकी रचना है। इसकी रचना है घ में क्या है, गिरिजा कुमार माथुर। अगला सवाल है 82 में है, गिरिजा कुमार माथुर कहाँ कार्यरत थे। तो ये थे आकाशवाणी और दूरदर्शन में। आकाशवाणी और दूरदर्शन में। 83 नंबर पे सवाल है, छाया मत छूना कविता के कवि कौन है। छाया मत छूना कविता के कवि कौन है। इसके सही जवाब है गिरिजा कुमार माथुर। अगला सवाल है 84 नंबर पे, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ। गिरिजा कुमार के माथुर का जन्म कब हुआ। तो इसका सही जवाब है 1918 में। अगला 85 नंबर पे सवाल है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब है गुना। यानी गुना गांव है जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वहीं पे गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। 86 नंबर पे सवाल है, गिरिजा कुमार माथुर ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की, यानी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हासिल की। तो वो की थी झांसी से। अगला सवाल है 87 नंबर पे, गिरिजा कुमार माथुर ने अंग्रेजों में MA और LLB उपाधि कहाँ से हुई, कहाँ से प्राप्त की। तो वो की थी लखनऊ से। 81 नंबर पे सवाल है, गिरिजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ, यानी इंतकाल कब हुआ। गिरिजा कुमार जो है उसके इंतकाल कब हुए। उसके इंतकाल हुए थे 1994 में। अगला सवाल है 89 नंबर पे, नाश और निर्माण और धूप के धान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। नाश और निर्माण और धूप के धान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका सही जवाब है गिरिजा कुमार माथुर। अगला सवाल है, एक मन धर्मा और अन्य तथा पुल का पानी किसके द्वारा रचित कविता संग्रह है। तो इसका सही जवाब है ऋतुराज। अगला सवाल है, सूरत निरत और लीला मुखारविद किसके द्वारा रचित कविता संग्रह है। तो इसका सही जवाब है ऋतुराज का। ऋतुराज को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था। ऋतुराज को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसको देखिए, क में है सोमदत्त, ख में है पारिमल, ग में है मीरा और घ में है इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है 93 यानी 93 नंबर पे, ऋतु रिवाज के कौन से पुरस्कार से नवाजा गया। तो कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था। ऋतु रिवाज के कौन से पुरस्कार से, यानी पहल बिहारी, पहल क में पहल, ख में बिहारी, इस दोनों से नवाजा गया था। अगला सवाल है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ग। 94 नंबर पे सवाल है, कानिया दान नामक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि जो हैं वो हैं ऋतुराज। 95 नंबर पे सवाल है, ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऋतुराज का जन्म देखते हैं कहाँ हुआ था। तो हुआ था भरतपुर में। ऋतुराज का जन्म किस सन में हुआ था। तो ऋतुराज का जन्म हुआ था 1940 में। ऋतुराज ने किस विषय में MA किया। ऋतुराज ने किस विषय में MA किया था। तो अंग्रेजी विषय में MA किया था। 98 नंबर पर सवाल है, ऋतुराज किस विषय के अध्यापक थे। तो ऋतुराज थे किस विषय के, अंग्रेजी विषय के अध्यापक थे। 99 में है, ऋतुराज अब कहाँ रहते हैं। तो ऋतुराज रहते हैं कहाँ, जयपुर में। अगला 100 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज की कितनी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। तो इसकी हो चुकी है घ। इसकी क्या हो चुकी है, घ, यानी 8 प्रकाशित हो चुकी है। तो चलिए आज का क्लास में
100 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ है और आइंदा देखेंगे कि कितना है और सभी का हम सॉल्यूशन बताएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सब वीडियो अब लगातार ही इंशाल्लाह दिया जाएगा आप सभी को। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलते हैं, आज का क्लास ख़त्म करते हैं। यहीं तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।